तो देखो आज का जो टॉपिक है वो है सर्कल का पार्ट नंबर 2। पार्ट 1 हम कल पढ़ चुके थे। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसमें बोला गया कि फ्रॉम अ पॉइंट Q the length of the tangent to a circle is 24 centimeter and the distance of Q from the center is 25 centimeter. The radius of the circle is, तो आपको क्या बताना है, रेडियस ऑफ द सर्कल यू हैव टू फाइंड। ठीक है, अगर मैं आपको बता दूं, इसमें आपको जो एक सर्कल दिया हुआ है, सर्कल का दिस इज द सेंटर O, हमने किस पे क्या लगाया, टेंजेंट ड्रॉ करी क्यू से लेके P तक, और हमने इसको क्या बना दिया, एक रेक्टेंगल बना दिया। अब इसने बोला Q से जो द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। अगर आप यहाँ से जो PQ की बात करो तो ये आपको 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है और Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर, और 25 सेंटीमीटर जो आपको दिया हुआ है ये दिया हुआ है इसका O से लेके Q तक। तो आपको OP फाइंड आउट करना है, रेडियस बतानी है ना। तो रेडियस कितनी आ जाएगी इसकी, पाइथागोरस थ्योरम सब लोग लगा देंगे इसमें, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, तो यू विल गेट OP स्क्वायर इज इक्वल टू 25 स्क्वायर माइनस के 24 स्क्वायर, तो समथिंग यू विल गेट 725 625 माइनस के 576, 49 समथिंग, भैया 7 सेंटीमीटर। 7 आ जाएगा इस तरीके से। फिर इसी तरीके से आपको दूसरा क्वेश्चन ट्राई करना है। दूसरे वाले क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा अलग तरीके का बताया इसने बोला इन द गिवन फिगर 10.11 इफ टीपी एंड टीक्यू, टीपी और टीक्यू दो टेंजेंट आपको दिया गया है सर्कल के अंदर विद सेंटर O, सो दैट एंगल POQ इज इक्वल टू 110 डिग्री। आपको एंगल POQ 110, PTQ निकालना है, मतलब ये वाला एंगल आपको निकालना है, जिसको हम X बोले, दिस एंगल यू हैव टू फाइंड। तो आप लोगों को सबको पता होना चाहिए कि जो ये अंदर है हमारे पास, इसकी 4 साइड है और ये हमारे पास क्या एक तरीके का क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है ना। और हम सब लोग जानते हैं कि जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसका जो सम होता है दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री, है ना। तो भैया 360, ठीक है, हाँ बोलो। भैया हाँ तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हम पढ़ रहे थे, इसमें आपको PTQ निकालना है, ये वाला X निकालना है, ठीक है ना। तो जब हम इस वाले एंगल को फाइंड आउट करेंगे तो आप सबको पता होना चाहिए, हमने बोला था ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, और जब ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है तो इसका जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो आप इसमें जब इसको प्लस करोगे आप बोलोगे कि भैया एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q एंगल प्लस T इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो P की वैल्यू हमारे पास कितनी होने वाली है, हमारे पास जो P की वैल्यू होगी इट विल बी 90 डिग्री, और Q भी हमारे पास कितना होगा 90 डिग्री। ये तो हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि जो टेंजेंट होती है उससे जो रेडियस होती है दैट इज 90 डिग्री टू ईच अदर, ठीक है ना। तो ये दोनों तो एंगल हमारे पास कितने हो जाएंगे, P और Q 90 डिग्री हो जाएंगे, और O हमें 110 दिया हुआ है, और एंगल T हमें निकालना है इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ से आप इसका आंसर फाइंड आउट करके इसको इधर उधर ले जाके एंगल T की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 70 डिग्री। कितनी आएगी हमारे पास, इट विल बी इक्वल टू 70 डिग्री। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर इसी के बाद जब हम थर्ड वाला पार्ट करते हैं, थर्ड वाले पार्ट में आपको बोला गया है इफ द टेंजेंट PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at angle of 80 degree, then angle POA is equal to, तो आपको एंगल POA बताना है कितना होगा। सब लोग ट्राई करेंगे। इसमें आपको एक सर्कल दिया हुआ है विद सेंटर O, उसमें से दो टेंजेंट बोली गई है कि एक PA है यहाँ से लेके यहाँ तक, और एक PA है ऐसे, और एक PB है, मतलब ये यहाँ तक है, ठीक है। अगर उसने बोला with center O are inclined to each other at angle of 80 डिग्री,
ये एक दूसरे की तरफ को झुकी हुई है यहाँ से सेंटर से 80 डिग्री पर, यानी ये टोटल एंगल कितना है 80 डिग्री। तो यानी ये 40 डिग्री के हाफ हाफ एंगल इस तरीके से बने हुए होंगे। तो आपको जो एंगल फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करना है POA, यानी ये जो सेंटर है दैट इज O और A, यानी ये वाला एंगल आपको बताना है कि O वाला एंगल कितना होगा। अगर आप इस वाले एंगल को फाइंड आउट करने की बात सोच रहे हो तो आपको मैं इतना बता दूं कि जो POA होगा वो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको ट्राइंगल की प्रॉपर्टी तो सब लोग जानते ही है ना। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा हमारे पास, ये वाला 90 हो जाएगा, ये 40 दिया हुआ है, और यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगा दोगे इस वाले ट्राइंगल में, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देना। ठीक है नहीं है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हमारे पास 40 प्लस के 90 प्लस के एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहाँ से एंगल O की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है, सब लोगों को होपफुली समझ में आया होगा यहाँ तक। कोई डाउट है किसी को? ठीक है, भैया। ओके। उसी के बाद जो हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि लेट मी ओपन द व्हाइट बोर्ड। इसमें बोला गया है कि आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। ठीक है ना, ये थ्योरम भी है, प्रूफ भी है, जैसे मर्जी समझ लेना प्रूफ करके दिखाते हैं। तो इसने बोला कि tangent drawn at the end of the diameter of a circle are parallel at the end of the diameter. Suppose करो this is the diameter of the circle, है ना, like this ही तो हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। ठीक है ना, and if we draw the tangent at the end of the diameter like this is the tangent। ठीक है, अब हमने जो इसको टेंजेंट जो ड्रॉ करी, सपोज करो इनके नेमिंग भी कर देना एक बार। अब हमें प्रूफ करनी है कि एक दूसरे के पैरेलल है या नहीं है। अगर है बस हमें तो प्रूव ही करना है, उसने बोल दिया पैरेलल तो है भाई, अब है तो क्यों है ये बताना है बस। अब आपको सिंपल सा फंडा सब लोग जानते ही हैं कि जब हमारे पास इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले हम वही गिवन वाला कि जो ए बी है भैया ये डायमीटर है यहाँ पे, है नहीं है, हमें जो प्रूव करना है वो हम लिखेंगे कि भैया एक्स वाई को पैरेलल करना है, एक्स वाई पैरेलल टू पी क्यू। और हम जब इसकी प्रूफ की बात करते हैं तो आपको इतनी बात भी समझ में आती होगी, अगर इतना समझ पा रहे हो कि भैया जो ओ बी होगा, है ना, जो इसका सेंटर है ये ओ से लेके बी तक, ये तो परपेंडिकुलर होगा पी क्यू के। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भाई ये तो टेंजेंट से जो भी हम लाइन ड्रॉ करते हैं, रेडियस जो होती है, हमने थ्योरम में भी पढ़ा था, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। बराबर, वैसे भी ये क्या है, रेडियस है, रेडियस तो परपेंडिकुलरली लाई करेगी। दूसरी बात, और दूसरी बात आप ये भी समझते होंगे कि भैया जो हम इस पूरे एंगल को ले, ये वाला एंगल ले और इधर से ये वाला एंगल पूरा पूरा ले, है ना, इस तरीके से, तो ये दोनों ना 90 डिग्री होंगे। ये भी हमने थ्योरम में पढ़ा था, पहले वाली थ्योरम में, कि भैया जो एंगल ओ ए एक्स होगा इट विल ऑल्सो 90 डिग्री, है ना, और जो एंगल ओ बी पी होगा दिस विल ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। जो वो थ्योरम थी उसका रीजन आप यहाँ पर मेंशन कर देना। ठीक है ना, जो भी वो थ्योरम है पूरा का पूरा डेटा एज इट इज लाइन से पूरा लिख देना उसको। ठीक है, तो जो आप बोलोगे कि भैया हम बोल सकते हैं कि दोनों, अगर ये दो एंगल इक्वल है तो ये दो लाइन भी क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होगी। होगी नहीं होगी भाई, सब लोग देख लेना एक बार, यस और नो, जस्ट टेल मी। हाँ भैया। ठीक है भैया एक बार फिर से बता दो। बाबू एक चीज बता, अगर ये दो, अगर हमारे पास जैसे पैरेलल लाइन होती है, एक चीज अगर समझना, है ना, बीच में एक लाइन ऐसे मैंने बता दी, हम पहले ऐसे बनाते थे ना, जैसे ट्रांसवर्सल होती थी, हम इनको पैरेलल लाइन प्रूव करते थे, तो हम उनके क्या करते थे ना, उनके इंटीरियर एंगल इक्वल कर देते थे, तो ये दो लाइन ना पैरेलल बोली जाती थी। इन द सेम वे अगर इस लाइन को तुम ऐसे मान लो, ट्रांसवर्सली मान लो एक तरीके से तो ये दो एंगल हमने क्या करे, इक्वली तो करे, ये भी 90 है तो ये भी 90 हो गया।
तो दोनों अगर 90 90 हो गए तो ऑब्वियसली ये दोनों लाइन भी क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होगी, ठीक है नहीं है। तो हमने क्या बोला कि दोनों के दोनों एंगल क्या ही है, इसको एंगल 1 मान लेना और इसको एंगल 2, आप बोल देना एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ऐसे लिख देना, चाहे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो भैया हम बोल सकते हैं कि जो एक्स वाई होगा इट विल बी पैरेलल टू पी क्यू। तो ये इस तरीके से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। ठीक। इसी तरीके से हम इसके दूसरे वाले क्वेश्चन पर मूव करते हैं, मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ द contact to the tangent of a circle passes through the center, it passes through the center करके बोला है। तो इसी के लिए हम इसका दूसरा पार्ट करते हैं, prove that the perpendicular at the point, है ना। जैसे सर्कल दिया, सर्कल की इसमें बोला गया कि परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ ए कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट ऑफ ए सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। अब इसमें जो बोला गया है कि हमें यही बताना है, थोड़ा सा समझना इस चीज को, है ना। अजीब अजीब से क्वेश्चन देते हैं इस मामले में नहीं। अब बताओ, इसका सेंटर ही पूछ रहा है, इसको प्रूफ करो कि सर्कल का ही सेंटर है, होगा या नहीं होगा, इसको कैसे करेंगे भाई। खैर, दिस इज द परपेंडिकुलर वी नो वेरी वेल, ये हमारे यहाँ परपेंडिकुलर हो रहा है इस तरीके से, ठीक है ना। दिस इज सपोज दिस इज द पॉइंट O एंड दिस इज द टेंजेंट XY। तो हम बोलेंगे कि भैया जो हमें गिवन डेटा है हमारे पास, हमें गिवन डेटा में बोला कि जो OP है दैट इज परपेंडिकुलर टू XY, ये हमें गिवन है, OP परपेंडिकुलर टू XY गिवन है। और जो हमें प्रूव करना है, ये जरूर समझ लेना, हमें बताना है O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ये हमें प्रूव करना है, O इज द सेंटर ऑफ सर्कल। अब बोलोगे कि भैया ये तो है, ये तो प्रूव करना है, जैसे रेशनल और इरेशनल में भी पूछा था, ठीक है नहीं है। तो इसमें भी कुछ कुछ आपको हल्का सा माइंड लगाना पड़ेगा। इसमें माइंड क्या लगाना पड़ेगा, अगर आप इसको शुरू में ही बोल दोगे कि भाई ये तो गिवन है, तो फिर तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसमें छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर लेंगे कि भाई हम इसमें हल्की सी कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। हम क्या करेंगे, इसके थोड़ा सा पास O के पास एक O डैश मान लेंगे, है ना। ऐसा क्यों मान रहे हैं, क्योंकि हम इसको प्रूफ करेंगे तो ये तो ऑलरेडी प्रूफ है, तभी तो बना होगा। हमने क्या करा, गलत गलत सोच लेते, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वाइज करते हैं। तो हमने क्या करा, O के पास एक छोटा सा एक दूसरा पॉइंट हमने सेंटर ऑफ सर्कल एज्यूम कर लिया है, ठीक है। हमने बोला कि लेट O डैश बी द सेंटर ऑफ सर्कल, है ना, जो कि ठीक सेंटर के पास में है, बल्कि एग्जैक्ट नहीं है, O को छोड़ देते हैं, उसके ठीक थोड़ा सा पास में मान लेते हैं। अब हमने बोला कि अब हम ऐसा बोल रहे हैं, जब हम इसको प्रूफ करते हैं कि जो जो O डैश P है, इसको ज्वाइन भी कर देना, जो O डैश P है अगर ये सेंटर है तो ये तो परपेंडिकुलर होगा XY के। ये हमने थ्योरम नंबर 1 में पढ़ लिया, है ना। पहली वाली जो थ्योरम थी, जो हमने पढ़ा था कि ये परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये थ्योरम बाय थ्योरम हो जाएगा। ये तो हमने पढ़ लिया था कि ये क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होगा। ऐसे ही O डैश P भी तो परपेंडिकुलर होगा, बिल्कुल सही बात है। तो आप बोलोगे कि भैया जो ये वाला एंगल होगा इस तरीके से, जिसको हम एंगल 1 मान रहे हैं, तो एंगल 1 भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है नहीं है। परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री होगा, तो हमने इसको 90 डिग्री लिख लिया। और दूसरी खास बात, हमें बोला गया है कि जो OP परपेंडिकुलर, OP जो है वो परपेंडिकुलर है XY के ऊपर। ये हमें डाटा गिवन में दिया हुआ है। भैया हाँ, ये कंस्ट्रक्शन में आपने क्या लिखा है? कंस्ट्रक्शन में मैंने लिखा लेट O बी द सेंटर ऑफ सर्कल। जो सेंटर है। हाँ, सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है ना। O डैश को हमने ऐसा एज्यूम कर लिया, ठीक है ना, क्लियर। ठीक है भैया। अब हमको क्या बोला गया है, OP जो है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, XY के ऊपर। ये हमें क्या है, गिवन में ही था। और हमने अगर ये O डैश P Y अगर 90 डिग्री हो सकता है, यानी जो एंगल 1 है वो 90 डिग्री हो सकता है, तो ये पूरा तो ऑलरेडी 90 डिग्री गिवन दिया हुआ है ना। OPY तो 90 डिग्री होगा ही होगा ना, तो इसको एंगल 2 एज्यूम कर लेना। तो एंगल 2 हमें कितना पता लग गया, 90 डिग्री। ये तो हमें पता ही है
तो इसको इक्वेशन कौन सा मान लेंगे, सेकंड मान लेंगे। अगर तुम दोनों को फर्स्ट और सेकंड को अगर इक्वेट करो, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो हम बोलेंगे कि भैया जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल होगा। आप बोलोगे क्यों होगा, क्योंकि दोनों के दोनों क्या आ रहे हैं, 90 डिग्री आ रहे हैं। मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि देखो एक बार से और मैं आपको बता देता हूँ, ज्यादा कुछ है नहीं। आप एक गलत पॉइंट एज्यूम करोगे सर्कल का, सबसे पहला स्टेप आपका यही होगा, लेट मी टेक द, ये पहले आप ये अलग से पॉइंट एज्यूम कर लोगे कोई सेंटर के पास, फिर आप वहां से क्या करना है, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर लेना, ठीक है ना। टेंजेंट पॉइंट दोनों का सिमिलर रहने वाला है। अब हमें पता है ओपी तो परपेंडिकुलर है एक्स वाई के ऊपर, ऐसे ही ओ डैश पी भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा एक्स वाई के ऊपर। अगर ये एंगल 1 है, इंटीरियर वाला पार्ट ये एंगल 1 है, तो ये 90 डिग्री हो सकता है। तो ओ पी वाई, तो जो दूसरे वाला एंगल हमने माना है बड़े वाला, ये तो 90 डिग्री होगा ही, ठीक है नहीं है। तो एंगल 2 भी हमारे पास कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो हमने एक दूसरे की इक्वेशन को इक्वेट कर लिया, तो एंगल 1 2 के इक्वल आ गया, जो कि एक दूसरे के 90 के बराबर है। समझ में आ गई बात इतनी सबको, यस सर नो? हाँ भैया। ठीक है। अब ये उसी के बाद हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। उसमें बोला गया है हमें क्वेश्चन नंबर 5th 6th। तो क्वेश्चन नंबर 6th है जो हमारे पास, उसमें बोला उसमें आपको बोला गया है कि the length of the tangent of a the length of a tangent from a point at a distance 5 centimeter from the center of circle, भैया प्रीवियस वाले क्वेश्चन में भैया ओ कैसे हो गया सेंटर? वो हम एज्यूम कर रहे हैं बेटा। यहाँ पे ये हमने क्या करा, तो कंस्ट्रक्शन का ओ पार्ट। को प्रूव करना था ना, प्रूव कहाँ पे हुआ ये? प्रूफ हमें ओरिजिनल वाला ही प्रूफ करना था कि ये इसका सेंटर है, तो हमने गलत गलत एज्यूम किया और उसको सही करके प्रूफ कर लिया है। तो वो तो 90 आया ना, एंगल 1 एंगल 2 इक्वल टू 90, वो तो पहले से भी मैं पता था। फिर मैं पर ओ कहाँ हमने से सेंटर? नहीं, अब एक चीज बताओ, यहाँ से जो मैं आपको बताऊं, हमें ओ को 90 डिग्री बताना है, ये वाला, ये ओ को हमें क्या बताना है, सेंटर बताना है ना सर्कल का। तो हमने ये तो सेंटर ऑलरेडी है, और हम जो प्रूव करना चाह रहे हैं, हमने बोला कि इसके पास एक दूसरा सेंटर मान लेते हैं सर्कल का, है ना। वो हमने ओ डैश के नाम से माना, ठीक है नहीं है। अब ओ डैश तो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि तुम खुद भी देख पा रहे हो। तो हमने वैसे तो दोनों ही सेंटर मान लिए, एक तरीके से है तो दोनों ही सेंटर ना, जो हमारा एज्यूम वाला पार्ट है वो भी सेंटर ही है। तो दोनों ही एक दूसरे के 90 90 इक्वल आ रहे हैं। अब या तो आप ओ को सेंटर बना लीजिए या आप ओ डैश को सेंटर बना लीजिए। करना तो हमें इसी तरीके से पड़ेगा। खुद भी तो देखो इस चीज को, दोनों 90 डिग्री बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं टेंजेंट पे, क्योंकि हमने अजम्पशन जो लिए वो इसी तरीके से लिए कि दोनों टेंजेंट के ऊपर लाई कर रहे हैं, और जब दोनों टेंजेंट के ऊपर लाई कर रहे हैं तो दे विल बी परपेंडिकुलर। और जब ये दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तो ये दोनों क्या होंगे, सेंटर भी होंगे सर्कल। ठीक है रोहित? भैया हाँ जी। भैया ये तो तब होगा ना, तब ओ एंड ओ डैश कोइंसाइड ईच अदर करेंगे। नहीं, वो बात भी तुम्हारी ठीक है, कोइंसाइड करेंगे। पर मैं आपको इतना बता दूं, जो भी पॉइंट टेंजेंट से जाएगा, है ना, इस तरीके से उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर जाएगा, तो वो क्या होंगे, वो सेंटर ऑफ सर्कल ही तो बताते। थ्योरम नंबर 1 में क्या पढ़ा था तुमने? हाँ भैया। बताओ भैया भाई। OP is perpendicular to XY। ओपी इज परपेंडिकुलर टू एक्स XY। वाई। तो ऐसे ही हमने ओ डैश को भी क्या मान लिया, एक पॉइंट मान लिया, वो उसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। हमने जब अजम्पशन इस तरीके से ली, तो ये भी क्या होगा, इस तरीके से इसका परपेंडिकुलर होगा। ठीक है नहीं है, हाँ भैया। सब थ्योरम से हो जाएगा इस तरीके से।
और वैसे भी हम बोल सकते हैं, ये भी बात ठीक है कि भैया जब ये एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगी, कोइंसाइड करेंगी, तब भी ये परपेंडिकुलर होंगी। ये भी बात ठीक कह रही है, ठीक है नहीं है? तो आप इसमें लिख सकते हो, ऐसा लिख लो, कोई बात नहीं। वैसे तो हमने प्रूव कर दिया एंगल 1 = 2 = 90 डिग्री, पर हजम सा नहीं हो रहा ना बिल्कुल इस तरीके से, तो इसमें लिख सकते हो आप, ये बात ठीक है कि दिस इज पॉसिबल when it coincide to each other, coincide to each other. तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं, अगर ये कोइंसाइड करेंगे तो ये बात भी प्रूफ हो जाती है। यहाँ से एक बात और ध्यान रख लेना सब लोग, कि जब भी ये परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट के ऊपर, तो इट विल ऑलवेज पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। कोइंसाइड अगर कर रहे हैं तो दे विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है नहीं है? अब समझ में आ गया नंदिनी? हाँ भैया। रोहित आपको क्लियर है डाउट? हाँ भैया। रोहित ठीक है, यस भैया। खैर मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको बोला द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। एक सर्कल आपको दिया, उसमें आपको बोला इफ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, the length of tangent from point A at a distance of 5 centimeter from the center of the circle is 4 centimeter. देखो इसमें क्या बोला, एक टेंजेंट दी, दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल, और अगर हम टेंजेंट इस तरीके से ड्रॉ करते हैं तो दैट इज 4 सेंटीमीटर, यानी टेंजेंट की जो लेंथ दी वो 4 सेंटीमीटर दी, और जो सर्कल से डिस्टेंस दी वो कितनी दी, 5 सेंटीमीटर दी। इसका कहने का मतलब ये है, तो आपको इसमें रेडियस बतानी है कि रेडियस कितनी होगी। तो रेडियस आप सब लोग निकाल लोगे इसमें पाइथागोरस थ्योरम से, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम यू कैन इजीली फाइंड। कोई बताएगा मेरे को कितना है? भैया 3 √9 आ रहा है ना, तो वो भी कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना? खैर इसी के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, लेट मी टेक इट आउट। इसमें बोला गया है कि 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल आपको कल बता दिए गए थे, जब एक ही सेंटर से 2 सर्कल बने या 2 से ज्यादा बने, उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। उसने बोला फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। तो लार्जेस्ट लेंथ बतानी है कोड की विच टचेस द स्मॉलर सर्कल, है ना? अच्छा क्वेश्चन है। पहले 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना लेते हैं। इस तरीके से आपको कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिए हुए हैं। अब इसमें जो आपको बोला कि एक का तो रेडियस 5 है, हमें पता है टोटल रेडियस कितना है, एक का 5 है, और एक का कितना है छोटे वाले का, 3 है, ठीक है नहीं है? तो आप बोलोगे कि भैया अगर ये इसका सेंटर है, इसका रेडियस जो है वो 5 है और छोटे वाले का हम 3 है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। अब कोड जो होगी बेटे इस तरीके से बनेगी जो स्मॉलर सर्कल को भी क्या करे, टच करे, है ना? और टच कैसे करेगी ये मेरी बात समझ लेना, इसका थोड़ा सा डायग्राम क्रिटिकल होने वाला है। क्रिटिकल तो ज्यादा है नहीं वैसे, हल्का सा दिमाग लगाना पड़ेगा बनाने के लिए, बनाने से पहले तो सब लोग देख लेना। इसमें क्या करना है ना, ऐसे तो क्योंकि हम तो अभी वैसे ही बना देते हैं इसको, एक मिनट समझना। जैसे आप ये इसका कोड बना रहे हो, पहले इसको टच करा दो स्मॉलर सर्कल से, हमें पता है कि इसको टच कराना है, तो उसको प्रूफ ऐसे ही बनाना पड़ेगा।
अब खुद भी तो देखो, जो इसका सेंटर है ये हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से होगा, जिसकी रेडियस कितनी थी 5 सेंटीमीटर, इधर से ऐसे मिला होगा। ये रेडियस तो कितनी हो जाएगी हमारे पास, ये 5 है। और जो रही इसकी सेंटर की बात, अगर मैं इससे सेंटर से करूँ, ये कितना है 3 दिया हुआ है, और ये दोनों तरफ हमें कितने दिए हुए हैं 5 5 बड़े वाले रेडियस। अब हमें यही प्रूफ करना था कि जो कोड है ये टच करती है स्मॉलर सर्कल को, बस। ठीक है, नहीं है? तो ये सर्कल 1 है हमारे पास, ये सर्कल 2 है, इस तरीके से। खैर कोई बात नहीं। तो इतनी बात समझ में आई सबको? पहले ही बताओ मेरे को, डायग्राम में कोई प्रॉब्लम है किसी को? जस्ट टेल मी, यस और नो? समझ में आ गया। आ गया। ठीक है। उसी के बाद जब आप इसको करने की कोशिश करते हो तो आप इसके पहले नेमिंग कर देना। तो देखो, जो आपके पास ये वाला एंगल होगा, ये वाला जिसको मैं 1 के नाम से बोल रहा हूँ, है ना, जिसको हम एंगल ओ टी पी भी बोल सकते हैं, दैट इज एंगल 1। ये हमारे पास कितना है 90 डिग्री है। क्यों है सब लोग जानते हैं। इसके ब्रैकेट में भी आप लिख सकते हैं कि टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ये हमें रीजन पता है। तो जब आपको इतनी बात पता है कि ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस आपको दिया है, तो आप यहाँ से पीटी फाइंड आउट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम से इस वाले ट्राइंगल में लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं? यस सर, नो? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल OTP। बच्चे पता क्या करते हैं, बच्चे इसमें इसको 90 डिग्री मेंशन नहीं करते और डायरेक्ट वो लगा देते हैं थ्योरम, वो डायरेक्ट अपना पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। इसमें पहले मेंशन करना होता है, क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम हमारे इसी में चलती है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो जब आप इसको सोल्व करे होंगे तो आपके पास जो पीटी की जो वैल्यू आई होगी, कोई बताएगा मेरे को कितनी आई? 4 सेंटीमीटर। तो पीटी की जो वैल्यू आएगी इट विल बी 4 सेंटीमीटर। तो जब आपके पास पीटी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर आ रही है बेटे, तो आपको इतना भी समझ में आ रहा होगा कि भैया अगर इधर 4 है तो दूसरी तरफ भी कितना होगा 4 होगा। होगा नहीं होगा? तो आप बोल सकते हो कि भैया जो पी क्यू होगा इट विल बी ट्वाइस ऑफ पीटी। तो आप इसमें 2 into 4 लिख के इस तरीके से इसको मेंशन कर सकते हो 8 सेंटीमीटर। तो हमें पी क्यू की लेंथ फाइंड आउट करनी थी। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल। भैया हाँ जी, हमें ये दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव नहीं करना, तभी तो PT इज इक्वल्स टू TQ आएगा। पीटी इक्वल टू TQ जब आएगा ना, वो भी ठीक है, तुम कॉन्ग्रुएंसी से भी कर सकते हो, मना नहीं कर रहे हैं। पर बाबू एक चीज बता, जब ये भी 5 है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी 5 है, ये भी परपेंडिकुलर है ना, तो दोनों राइट एंगल ही तो है। और जब दोनों राइट एंगल है तो ऑब्वियसली इसका ट्वाइस होगा। ठीक है, नहीं है? और वैसे भी टेंजेंट पे बने हैं तो दोनों का हाफ एक दूसरे के बराबर होगा। हाफ हाफ, तो हाफ हाफ दोनों को क्या कर दिए, प्लस कर दिए या मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, नहीं है? और हाँ वैसे भी भैया। अगर आपको कॉन्ग्रुएंसी लगानी है, छोटा सा एक कॉन्ग्रुएंट कर लो दोनों को, कि भैया ये बाइसिपिसिटी हमने इसको कर लिया था, फिर भी तो ट्वाइस ही आएगा। ऐसे जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। भैया आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। सब लोगों को आ रही है क्या? नहीं भैया। नहीं भैया, ठीक है। उसी के भैया बाद ठीक आ रही हम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। भैया आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8 फाइनली। क्वेश्चन नंबर 8 में जो आपको बोला गया है, मैं आपको बता दूं, एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है ABCD, है ना, इज ड्रॉन टू द सर्कमस्क्राइब, मतलब ये सर्कल के बाहर है, सर्कल इसके अंदर है, इसका कहने का मतलब ये है। तो आपको बताना है कि AB को अगर प्लस करोगे, AB को और CD को अगर प्लस करोगे इन, और वो इक्वल टू प्रूफ करना है AD प्लस के BC, मतलब इन दोनों लाइन और ये दोनों लाइन सब में बराबर होनी चाहिए। तो देखते हैं इसको करते कैसे हैं।
आपको सबसे पहले गिवन डेटा में ये लिख देना कि क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी गिवन है ना, ये गिवन है। और टू प्रूव में ये वाली लाइन लिख देना, ये हमारे पास टू प्रूव है ना। अब बात करते हैं प्रूफ की। प्रूफ की अगर मैं आपको बात बताऊं तो आप मेरे को इसमें एक चीज देख के बताना, जो एपी है हमारे पास, एपी यहाँ पे समझना, बड़े ध्यान से देखना भाई, जो एपी है हमारे पास वो किसके इक्वल होगा? एपी जो है वो किसके भैया इक्वल होगा? एएस AS एएस के इक्वल होगा। अब मेरे को कोई बताएगा क्यों होगा? they are tangent on the tangent. क्योंकि ये दोनों की दोनों क्या है, एपीबी और एएसबी, ये क्या है, टेंजेंट है। और जो सर्कल से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं दे आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर, ठीक है ना। तो इसमें लिख लेना लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, तो दोनों की दोनों क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएगी। तो यहां से आपको एक चीज और समझ में आती होगी कि भाई जो हमारे पास बीपी है वो किसके इक्वल हो जाएगा? इन द सेम वे बीपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो, बीपी इज इक्वल टू बीक्यू PQ, इट इज द फर्स्ट वन। ऐसे ही आप मेरे को बताएंगे CR किसके इक्वल हो जाएगा? CR सीक्यू CQ, इसको सेकंड मान लेना। ऐसे ही आप बोलोगे कि भैया DR किसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला डीएस DS। तो ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन है। अगर आप इन सबको, हमें जो क्वेश्चन लाना है वो ऐड के टर्म में लाना है, तो आप भी आंसर को ऐड ही करेंगे। मतलब जो आपने इक्वेशन बनाई इन सबको क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो इनको प्लस करने का थोड़ा सा आप तरीका, तो इसमें लिख देना एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है ना। तो प्लस करते हैं इन सबको, ये भी मान लेना फोर्थ, ये भी होगी इसमें काउंट, है ना। सारे के सारे प्लस करने पड़ेंगे, ऊपर वाला भी, वो भी टेंजेंट ही है क्योंकि। तो आप इसमें स्टार्टिंग से कर देना प्लस AP प्लस BQ एंड फोर्थ भी लिख देना यहाँ AP प्लस BP प्लस CR प्लस के DR इज इक्वल टू AS प्लस के BQ प्लस के CQ प्लस के DS। दिस इज द डेटा। तो अब आपको इतनी तो बात समझ में आती होगी कि भैया अगर हम जब DS को और AS को प्लस करेंगे, DS को और AS को प्लस करेंगे तो कितना बनेगा? अगर ये DS और AS प्लस कर दे, यहाँ पे देखो डायग्राम में DS और AS प्लस करा तो कितना बना? DA बना। और BQ और CQ को प्लस करा तो कितना बना, बताओ? बीसी तो इधर का तो आ गया ना। तो ऐसे ही आप इधर से ये दो लेने हैं। अब इसमें क्या है, AP को और PB को प्लस करो, AP को और PP को, इन दोनों को प्लस करा तो कितना आ जाएगा हमारे पास? AB AB। इन द सेम वे CR और प्लस के DR कितना आ जाएगा? DC, CD CD या DC जो मर्जी है ना। तो ये दोनों के दोनों क्या हो गए, प्रूफ हो गए। सबको समझ में आ गया ना? कोई प्रॉब्लम है किसी को, बताइए। हाँ भैया भैया यहाँ पे से दोबारा ला दो कहाँ से बटे? भाई, यहाँ से। यहाँ से आप क्या करो, दोनों, इन दोनों को क्या करो, ये जो इक्वेशन आई ना, ये AP प्लस BP, इन सबको इधर इधर प्लस करा, यहाँ से देखना, और इधर से इनको सबको प्लस किया, राइट हैंड में तो राइट हैंड प्लस होगा। अब बस आपको इतना सा दिमाग लगाने के लिए हमने क्या बोल दिया, तो बस उसमें आप थोड़ा सा परेशान हो गए, है ना। अब इसमें क्या था ना बेटे, यहाँ से देखना, मैं इनको हटा देता हूँ क्योंकि डायग्राम अगर सही नहीं दिखेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो देखो एक बार और समझ लेना जिसको समझ में नहीं आया। अब ये AP में, जब मैंने बोला AP में BP प्लस करना है, यहाँ से लेके AP है, फिर इसमें BP है ये पूरा, तो दोनों को प्लस किया तो कितना बन गया, AB बन गया, नहीं बन गया? तो वही लिखा, ठीक है। ऐसे ही CR में DR प्लस किया, C से लेके R तक ये रहा यहाँ, और D से लेके R तक ये रहा, तो दोनों को प्लस किया तो DC बन गया, ये देखो यहाँ पे DC बन गया। ऐसे ही आपके पास A से लेके S तक है और D से लेके S तक है, तो दोनों को प्लस किया तो क्या बन गया, AD बन गया।
या DA बन गया, कैसे भी लिख लो, ठीक है ना। तो इसी तरीके से CQ और BQ, तो इस तरीके से ये बन गया हमारे पास BC। समझ में आया मिस्टर दीपक? भैया AS और DS कहाँ पे? अरे ये रहा भाई AS और DS, ये AS और ये यहां से लेके DS, दिख नहीं रहा क्या है? ये A है और ये S है, A से लेके S ये रहा और D से लेके S ये रहा। समझ में आ गई नहीं बात? अब बता भाई, बता कहाँ चला गया? पता नहीं कहाँ है, छोड़ो। दीपक सुन पा रहे हो क्या? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 नहीं हो गया, क्वेश्चन नंबर 9। तो इसका डायग्राम सब लोग बना लेंगे अपनी अपनी कॉपी में फटाफट से। लेट मी ओपन इट ऑन द व्हाइट बोर्ड अगेन। तो इसका 9th क्वेश्चन का जो डायग्राम है सब लोग बना लेंगे, मैं आपको बार बार से बोल रहा हूँ। ध्यान से बनाना भाई सब लोग। ये एक्स डैश है, इनको एंगल एज्यूम कर लेना इधर। ये एंगल 1 मान लेना, ये 2 और ये इधर 3 और ये 4, इस तरीके से। तो देखो हमारे पास जो गिवन डेटा है इसमें बोला कि जो एक्स वाई है और एक्स डैश और वाई डैश है ना। ये एक्स डैश और वाई डैश जो हमारे पास है, ये दो पैरेलल लाइन दी, ये दो पैरेलल टेंजेंट दिया, पैरेलल टेंजेंट है सर्किल के जिसका सेंटर O है। और इसमें जो हमको PQ बोला, PQ को इसमें डायमीटर बता दिया कि भाई जो PQ है उसमें डायमीटर है, कोई ज्यादा इधर उधर से, वैसे तो हमें पता ही है PQ डायमीटर है, पर इसमें गिवन है, वैल्यू मेंशन करना पड़ेगा। हमें जो प्रूव करना है, हमें बताना है कि जो एंगल AOB है वो 90 डिग्री है। दिस वी हैव टू प्रूव। इसने बोला ना with center O another tangent AB with point contact C intersect at XY at A, XY at A। तो x dash y dash and B prove that angle AOB is equal to 90 डिग्री। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है AOB कितना है, 90 डिग्री। कंस्ट्रक्शन में आपने क्या लिखना है कि कंस्ट्रक्शन में आपने क्या करा, ज्वाइन कर लिया OC को,
इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। ओसी को क्यों ज्वाइन किया, क्योंकि हमने ना 2 ट्राइंगल फॉर्म कर लिए यहाँ पे, है ना। एक ये एक ये। अगर मैं आपको बता दूं इसमें हमारे पास 2 ट्राइंगल बन रहे हैं, 1 और 2 भी, और ये एक ये वाला भी बन रहा है और एक ये भी बन रहा है, ओ क्यू बी बी वाला, है ना, इस तरीके से। ठीक है, तो हम करेंगे, हमने बोला कि अगर आप बात करो ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ओ ए पी, अगर आप इस वाले ट्राइंगल में जाओ ओ ए पी, दिस वन, एंड ट्राइंगल ओ ए सी, दिस वन, है ना, दोनों ट्राइंगलों को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो बहुत इजीली। तो आप बोलोगे कि भैया जो ओ ए है वो ओ ए के इक्वल आ जाएगा, और यहां से हमें पता लग जाएगा जो ए पी है वो किसके इक्वल आ जाएगा, ए पी इज इक्वल टू ए सी, क्योंकि क्या है ये टेंजेंट है। और एक इसमें आप क्या बता सकते हो, ओपी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, ओपी इज OC इक्वल टू OC होगा भैया। ओसी होगा, ओपी इज इक्वल टू ओसी, क्योंकि ये क्या है हमारे पास रेडियस है। ठीक है नहीं है, तो आप ये 2 ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हो। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी है, साइड साइड साइड। बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, आप ऐसे ही बोलोगे कि भैया अगर ये वाली बात सच है, ये कॉन्ग्रुएंट है, तो आप इतना तो समझ जाओगे कि भैया जो एंगल 3 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के इक्वल हो जाएगा। एंगल 3 इक्वल टू 4, कैसे भाई, बाई सीपीसीटी, क्योंकि उसी के पार्ट है दोनों, है ना। इसी तरीके से अगर आप ये वाले 2 ट्राइंगल ले लेते, ये वाला और ये वाला, जिसको मैं 1 और 2 लिख रहा हूँ अब, है ना, तो इसी तरीके से अगर आप करते तो सिमिलरली वे में मैं बोल सकता हूँ कि अगर आप ये वाला एंगल लेते तो आप बोलते कि भैया जो एंगल 1 होगा वो भी एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। ये बात बिल्कुल सच है अगर हम ये 2 ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर ले। तो आपको कॉन्ग्रुएंट दोबारा से करने की जरूरत नहीं है, आप इसमें लिख देना बस, ठीक है ना। ठीक है ना, तो सिमिलरली ये दोनों के दोनों भी क्या हो गए थे, इक्वल हो गए थे। तो इसी के बाद जब आप इतना काम कर लोगे, है ना, मैं इसको एक बार ही रुको। तो जब आपको पता है इसमें हमारे पास जो एक्स वाई है दैट इज पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश एंड ए बी इज ट्रांसवर्सल। ए बी क्या है हमारे पास, ट्रांसवर्सल है। ठीक है नहीं है, आप लोगों को इतना समझ में आ रहा होगा कि जो ए बी है हमारे पास क्या है, यहाँ पे ट्रांसवर्सल हो जाएगी। आप देखना इसमें डायग्राम में, जिसको नहीं समझ में आ रहा, अगर ये दोनों के दोनों क्या है, पैरेलल है, इधर से एक्स वाई और इसके, तो ये ए बी क्या कर रही है, यहाँ पे ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रही है। क्लियर। तो आप बोलोगे कि भैया जो ये जो एंगल दिए हुए ना ये वाले, इसका और इसका सब मिला के कितना हो जाएगा, कोई बताएगा मेरे को। जब भाई ट्रांसवर्सल पे जब सम लाई करते हैं तो कितना होता है उनका सम, दिमाग लगाओ ना, आप कहाँ चुपचाप बैठे हो, भैया 180 तो डिग्री। बताओ ना, शांत शांत शांत। ठीक है ना, अब देखो 3 इक्वल टू 4 भी है, एंगल 3 इक्वल टू 4 भी है, और एंगल 1 इक्वल टू 2 भी है ना। जब आपको इतनी बात समझ में आती है तो मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि जो ट्वाइस ऑफ एंगल 4 होगा और ट्वाइस ऑफ एंगल 2 होगा, क्या इन दोनों को हम 180 डिग्री लिख सकते हैं, को इंटीरियर एंगल या कोरस्पॉन्डिंग, एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं ना, ठीक है नहीं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो दोनों के दोनों का जब सम किया वो ट्वाइस करके किया, क्योंकि एक दूसरे की क्या है, एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो 2 कॉमन आ जाएगा, हम बोल सकते हैं एंगल 4 प्लस के एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 4 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 अपॉन 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये 90 डिग्री। एंगल 4 प्लस के एंगल 2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 90 डिग्री। पर जो भी हमारा काम है वो अभी पूरा नहीं हुआ, हमें ए ओ बी को बताना है। ठीक है नहीं है, ये 2 प्लस 4 तो हो गया 90, बीच वाला पार्ट बचा है। तो आप अब आप इसमें क्या कर सकते हो, जो बीच में ट्राइंगल बच रहा है ना यहाँ पे,
AOB वाला, है ना, 3 + 4 तो आप ये क्या बोलते हैं, 2 + 4 तो आपको पता लग गया, इन दोनों का सम तो आपको पता लग गया 90 डिग्री है। अब ये वाला निकाल लो बस एंगल सम प्रॉपर्टी से इस ट्राइंगल में। तो आप इस वाले ट्राइंगल में क्या करना है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए। इन ट्राइंगल OAB, इस वाले ट्राइंगल में यूज एंगल सम प्रॉपर्टी। तो आपको जो एंगल 2 + 4 तो रहेगा ही रहेगा, और एक ट्राइंगल जो एंगल AOB हमें लाना है वो तो है ही, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप बोल सकते हो कि भैया जो एंगल AOB होगा वो 180 में से 90 माइनस हो जाएगा, तो इट विल बी 90 डिग्री। समझ में आ गई बात सबको, AOB कैसे 90 डिग्री प्रूव हो रहा है। हाँ भैया। ठीक है, हाँ उसी के बाद क्वेश्चन नंबर 10 पर मूव करते हैं। सब लोग नोट कर लीजिए इसको, तब तक नोट हो गया होगा, वैसे हो गया। हाँ भैया। ठीक है, हाँ भैया। तो क्वेश्चन नंबर 10 इसमें बोला गया कि प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट आर ड्रॉन from the external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center। ठीक है, देखो हमें जो प्रूव करना है मैं आपको बता दूं, हमें सप्लीमेंट्री एंगल को प्रूव करना है कि इनका जो सम होगा दैट विल बी सप्लीमेंट्री। जैसे सपोज करो एक सर्कल हमारे पास है, ठीक है, अब एक सर्कल जैसे हमारे पास ये हुआ, the angle between the two tangent is drawn from the external point to a circle, है ना, दो टेंजेंट है हमारे पास एक्सटर्नली, ठीक है, इसका नाम हमने बोल दिया कि भाई ये PA है और इधर ये बोल दिया PB। अब हम इस सेंटर ऑफ सर्कल जो हमें दिया हुआ है ये OA एंड OB, दीज आर द रेडियस। हमें प्रूव करना है कि भैया समझना क्या करना है कि ये वाला एंगल जो एंगल APB होगा और प्लस के एंगल AOB होगा, इन दोनों का सम मिला के सप्लीमेंट्री होना चाहिए, यानी दैट इज 180 डिग्री होना चाहिए। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। हम लोग अच्छे से जानते हैं कि जो टेंजेंट होती है सर्कल से एक्सटर्नल पे, जो टेंजेंट होती है वो क्या होती है, इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऐसे भी बोल सकते हो, जहां पर वो कॉन्टेक्ट करती है वहीं से क्या हो जाती है, वो परपेंडिकुलर हो जाती है। इतनी बात जब आपको समझ में आ रही है तो आप बोलोगे कि भैया OA तो परपेंडिकुलर हो गया हमारा AP के ऊपर, बिल्कुल सही बात है। इसी तरीके से आप बोलोगे कि भैया ऐसे तो OB भी होगा, हमने बोला भाई बिल्कुल होगा, इसको भी लिखो। ठीक है, जब आपको ये वाली बात समझ में आ रही है तो आप इतना भी समझते होंगे कि भैया फिर तो एंगल OAP जो है वो 90 डिग्री ऐसे लिख सकते हैं, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एंगल OBP इज इक्वल टू 90 डिग्री लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, यस सर नो। यस भैया। हाँ भैया। अब आपको जो ट्राइंगल जो मिल रहा है, ये सॉरी क्वाड्रिलेटरल जो मिल रहा है OAPB, मैंने क्या बोला, OAPB, ये क्या है हमारे पास, क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल। और जो क्वाड्रिलेटरल का सम होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अब जो 360 डिग्री की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको बता दूं 360 डिग्री का कॉन्सेप्ट, इन सब का जो सम होगा, ये भी हमारे पास कितना है 90, ये भी हमारे पास कितना है 90, और बचे हुए दो एंगल, एक ये वाला और एक ये वाला, है ना, यही हमें क्या करने थे, इनके सम में फाइंड आउट करने हैं।
तो आप ऐसे लिख देना कि भैया इसको 1 2 3 4 मान लेना, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4। तो एंगल 1 सपोज करो ए है हमारे पास, दैट इज 90। एंगल बी हमारे पास सपोज करो 2 है, दैट इज 90। एंगल 3 सपोज करो ये वाला है, ओ वाला, ये हमें निकालना है। और एंगल 4 सपोज करो पी वाला है, दैट इज इक्वल टू 360। तो यानी हमें 3 + 4 बताना था। तो एंगल 3 + 4 जो आएगा वो 360 में से हम कितना माइनस कर देंगे, 180 डिग्री। तो इट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 3 + 4 का मतलब जो हुआ हमारे पास, दैट इज एंगल APB प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। सब लोगों को समझ में आया? यस और नो? जस्ट टेल मी। हाँ हाँ भैया। भैया। हाँ भैया। ठीक है, इसी के बाद जो इसका 11th क्वेश्चन है वो भी ट्राई कर लेते हैं। उसमें बोला गया कि प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। यार ठीक है, नहीं ये तो बिल्कुल भाई अपने दिमाग में बैठा लेना, कोई सा भी क्या पूछ ले भगवान जाने, एग्जाम में मैं कुछ बता नहीं सकता। ठीक है, नहीं है। अब बताओ, इतनी सी बात है, इसको तो दिमाग में बिठानी पड़ेगी कि भाई ये कैसे प्रूफ होगा, है नहीं। अब प्रूफ कैसे होगा, उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, हमने मेमोराइज करना बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। प्रूफ वाले तो ऐसे ही होंगे, ठीक है, नहीं है। इनका कोई और तरीका भी नहीं है जो हम आपको बता दें। ठीक है, तो खैर करते हैं इसको। देखो इसमें क्या करना, सबसे पहले आप लोग इस तरीके से दिया हुआ है, तो इसके नाम लिख लेना। इसमें जो गिवन डेटा है, जो आप मेंशन करोगे कि भैया जो इसमें गिवन डेटा होगा, जो ABCD है हमारे पास, दैट इज पैरेललोग्राम। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है ना, विच इज सर्कमस्क्राइब द सर्कल। पैरेललोग्राम के अंदर क्या है, सर्कल है। हमें जो बताना है वो बताना है कि जो ABCD है ये रोम्बस है। ABCD क्या है हमारे पास, रोम्बस है। अब हमने वही वाली बात पता है कि जो टेंजेंट हम जब ड्रॉ करते हैं एक्सटर्नल से, दैट इज टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल आर इक्वल टू ईच अदर। फिर से वही वाली बात, ठीक है। तो जैसे हमने एक क्वेश्चन नहीं किया था अभी थोड़ी देर पहले, मैं आपको बता भी रहा था, जो AP होगा सेम इसी तरीके से वो किसके इक्वल हो जाएगा, AS के इक्वल हो जाएगा। यस। तो AP इज इक्वल टू AS, इसको फर्स्ट मान लेना। ऐसे ही BP इज इक्वल टू BQ, इसको सेकंड मान लेना। और CR जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, CQ के इक्वल हो जाएगा, इसको थर्ड इक्वेशन मान लेना। ऐसे ही जो DR होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, DS हो जाएगा। तो ये फोर्थ इक्वेशन मान लेना। अब इनको क्या करना, ऐड कर देना। तो कर लोगे नहीं कर लोगे बताओ भाई सब लोग, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, सब लोग बताओ यस और नो। यस भैया। ठीक है ना, तो इसको हम इतना ही स्किप कर रहे हैं, तो इन सबको प्लस कर लेना और ये सब इस तरीके से बन जाएंगे। ठीक है, खैर
कुल मिलाने की बात ये थी कि आपके पास जब ए बी इज इक्वल टू ए डी किया जाएगा, किसके, ए बी किसके इक्वल आ जाएगा, ए डी के। कर लो अभी, प्लस कर लो, खैर कितना टाइम लगेगा। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे कर देता हूँ, इधर स्पेस कम पड़ जाएगा। ए पी प्लस के बी पी प्लस के सी आर प्लस के डी आर इज इक्वल टू ए एस प्लस के बी क्यू प्लस के सी क्यू प्लस के डी एस। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, ए पी प्लस के बी पी हम लोग जानते हैं क्या बनेगा, ए बी। सी आर प्लस के डी आर कितना बनता है हमारे पास, सी आर प्लस के डी आर, दैट इज सी डी। और ए एस प्लस के बी क्यू, सब लोग डायग्राम में देखना, ए एस प्लस के, नहीं ए एस में तो बी क्यू प्लस होगा ही नहीं, बेस प्लस डी एस, ए एस प्लस के डी एस, बिल्कुल। तो ए एस में कितना प्लस करेंगे, डी एस, तो कितना आ जाएगा, ए डी। और बी क्यू प्लस के सी क्यू कितना हो जाएगा, BC बीसी। बी सी। ठीक है, अब आप लोग अच्छे से जानते हो कि भैया कि ए बी जो है वो किसके इक्वल है, सी डी के, है या नहीं है। और जो ए डी है, पैरेललोग्राम गिवन है ना, ए डी किसके इक्वल है, वो बी सी के इक्वल गिवन है। बस आप इसमें डेटा पुट कर देना, ए बी की जगह तो आप ए बी रखना है ना, सी डी की जगह आप क्या कर देना, ये सी डी की जगह आप ए बी लगा देना यहाँ, मतलब इसको ट्वाइस ऑफ ए बी बना देना। और जब ये ट्वाइस ऑफ ए बी बन जाएगा तो इसी तरीके से आप बोल सकते हो ए डी प्लस के जो बी सी है, ए डी को ए डी रखना और बी सी को क्या बना देना, ए डी बना देना। तो ये हो जाएगा हमारे पास ट्वाइस ऑफ ए डी, हमें तो यही करना था ना। तो ए बी किसके इक्वल आ जाएगा, ए डी के आ जाएगा। और हम जो पैरेललोग्राम ए बी सी डी है हमारे पास, उसकी एडजेसेंट साइड क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है ना। और जिसकी एडजेसेंट साइड इक्वल होती है वही क्या बनता है, रोम्बस बन जाता है। Adjacent side are equal, adjacent side are equal, so it is a, so ABCD is a rhombus। स्क्वायर की प्रॉपर्टी रखता है, ठीक है। हाँ भैया, इसके जो लास्ट के 2 क्वेश्चन है ये भी अभी करा देते हैं ना। तो जिसका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है मैं आपको बता दूं, एक ट्राइंगल, इसका डायग्राम भी दिया हुआ है, 10.14 वाला फिगर बना लेंगे सब लोग, बुक से फटाफट से बनाओ। देखो इसमें आपको ये ट्राइंगल दिया हुआ है इस तरीके से, इसके अंदर एक सर्कल दिया हुआ है आपको, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन पार्ट में जोड़ लेना इसको, इनको x और x मान लेना, दैट इज 8 एंड 6, और ये दिया हुआ है मैं D पॉइंट, और ये 6 और ये 8। इसमें जो हमारे पास गिवन डेटा है मैं आपको बता दूं, ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि जो सबसे पहले गिवन क्या है। तो ABC एक हमारे पास ट्राइंगल है जिसके अंदर एक सर्कल दिया हुआ है और उसका जो रेडियस है वो हमें 4 सेंटीमीटर गिवन है। बस ये समझना है आपको। पहले हमें जो फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है जो AB है, जो AB है हमारे पास
और AC जो है उसकी लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। दिस वी हैव टू फाइंड। बस आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि जो सर्कल के आउटर में जो होते हैं, जो इसके टेंजेंट होते हैं, वो एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आपको ये वाली बात अगर समझ में आती है तो आप बोलोगे कि भैया ऐसे तो CD इक्वल टू CF हो जाएगा। हम बोलेंगे हाँ हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है 6 सेंटीमीटर गिवन है। ऐसे ही आप बोलोगे भैया ऐसे तो BD भी इक्वल हो जाएगा, BD इज इक्वल टू BE। हमने बोला भाई की हो जाएगा, हमने बोला कि ये दोनों के दोनों 8 सेंटीमीटर है। हम वैसे भी क्वेश्चन कर रहे थे इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। AF ऐसे ही AE के इक्वल हो जाएगा, दोनों के दोनों x सेंटीमीटर। ऐसे ही आप बोल सकते हो कि भैया अगर मैं AC को निकालूं, है ना, जो टोटल AC हमारे पास है दैट इज 6 प्लस x हो जाएगा, क्योंकि ये 6 है हमारे पास और ऊपर का पार्ट कितना है x, तो ये 6 प्लस x सेंटीमीटर हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप AB को फाइंड आउट करोगे इट विल बी 8 प्लस x। ऐसे ही अगर आप BC की लेंथ फाइंड आउट करोगे तो ये हो जाएगी 8 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई किसी को प्रॉब्लम है? यस सर नो मेरे को बता दीजिए एक बार। नहीं भैया। ठीक है, खैर यहाँ तक जब आप सब लोगों को समझ में आ गया तो हमने ना एरोन फॉर्मूला एक चैप्टर पढ़ा था पिछले वाली क्लास में, अगर आपको थोड़ा थोड़ा सा याद आ रहा हो, नहीं भैया। है ना, तो हाँ इसमें भैया। ना इसी से हम इसका एरिया निकाल के उसकी हेल्प से हम इसकी साइड फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नहीं है एक्स जो निकलेगा इसमें सिर्फ एकमात्र सारा वही है। तो खैर कोई बात नहीं, आप इसकी टोटल साइड आपको सारी पता लग गई, है ना। ये कितना है हमारे पास 14 आ गया, ये कितना आया 8 प्लस एक्स आ गया, और ये कितना आया 6 प्लस एक्स आ गया। इन तीनों साइड का यूज करते हुए आप बोल सकते हो कि भैया जो इसका सेमी पैरामीटर आएगा, सेमी पैरामीटर समझते थे ना, सम ऑफ ऑल साइड अपॉन में अपॉन 2 हाँ a प्लस भैया। बी प्लस सी हाँ बाई भैया। 2 था नहीं था। उसको सोल्व हाँ करने के भैया। बाद आपके पास आएगा हाँ भैया। 14 प्लस एक्स। ठीक है ना, 14 प्लस एक्स। भैया पिछली स्लाइड दिखा दीजिए एक बार। फटाफट से देख लीजिए भाई, भैया SS ले रहा हूँ। ठीक है ना। ठीक है भैया। लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद देखते हैं इसको अगले वाला टाइम मिलता है। तो फिर उसके बाद हम इसमें क्या करते थे, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। तो s कितना है हमारे पास 14 प्लस एक्स माइनस ए, यानी 6 माइनस एक्स। ब्रैकेट ओपन करोगे तो इट विल बी समथिंग एज 8। एक प्लस का एक माइनस का रिड्यूस हो जाएगा। तो 14 प्लस एक्स, दूसरे में से कितना 8 माइनस एक्स, तो ये दोनों रिड्यूस आएंगे तो 14 में से 8 जाके हमारे पास जो बचेंगे इट विल बी 6। तो s माइनस सी, सी में से जब आप इसमें से कितना माइनस करोगे 14 माइनस करोगे तो इट विल बी इक्वल टू x। तो हमारे पास तीनों के तीनों आ गए। फिर आप इसमें ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा देते, ट्राइंगल ऑफ एबीसी का, जैसे हम हेरोन फॉर्मूला सब लोग जानते थे, s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। जब आप इसमें हेरोन्स फॉर्मूला लगा देते हो, क्योंकि आपको सब कुछ पता है भाई, तो 14 प्लस एक्स आपको ये दिया हुआ है s, और s की वैल्यू जो आपके पास आई वो आई कितनी 14 s माइनस ए की, ये तो डायरेक्ट ही हम रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरे वाली 6i और तीसरे वाली हमारे पास xi। इसको जब आपने सोल्व करा बेटे यहाँ से, आपके पास जब सोल्व कर दिया तो सोल्व करने के बाद ये बचेगा अंडर रूट में 14 प्लस के x, और इन सब की मल्टीप्लाई करी तो 48x आ गया। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आप इसको बोल सकते हो, है ना। दिस इज द एरिया। आप इसको बाहर मत लेकर आना, नहीं तो फंस जाओगे, बहुत अच्छे वाला फंसोगे और निकलना भारी हो जाएगा। तो इसको इधर भैया ही आपने आज तो लिखा ही नहीं। हाँ? 48 कैसे आ गया? भैया जो ट्राइंगल एबीसी का जो सेकंड वाला है नीचे में, उसमें हाँ? आपने एस लिखा नहीं, एस माइनस ए लिख दिया सीधा। बाबू s माइनस ए की वैल्यू कितनी आई थी भैया 8 8। s माइनस बी की वैल्यू कितनी आई थी 6 ये देख, s माइनस सी की कितनी आई थी। x। हाँ भैया। कहाँ दिमाग लेके बैठी है ये, है? अरे भाई सब इधर उधर से ही आ रहे हैं, दिमाग लगाते रहो हल्का हल्का। ठीक है, अब जब आपके पास ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया इतना, तो अब आप ना इस वाले डायग्राम में देखना, इस वाले डायग्राम में आपको ना ये वाला पोर्शन दिखेगा, एक मिनट, ये वाला
ओ, ठीक है नहीं है, एक तो ओ और एक ये बी और एक ये सी, देख रहे हो ये वाला ट्राइंगल ओ बी सी, हाँ भैया। देख रहे हो ना। अब इस वाले ट्राइंगल का जब आप एरिया निकालोगे ये कितना होगा, हाफ बेस हाइट होगा नहीं होगा, इतना तो समझ रहे हो ना। मेरी बात समझना एक बार, एक तो ये वाला ट्राइंगल हो जाएगा फर्स्ट ओबीसी, ऐसे ही आपके पास जो ट्राइंगल होगा वो दूसरा कौन सा हो जाएगा, ओ ए बी, ये वाला, ये वाला भैया। इस तरीके से हो जाएगा दूसरे वाला, पूरा का पूरा ये, इसको मैं हैच कर रहा हूँ, देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे हो सब लोग। ऐसे ही हाँ आप, भैया। ऐसे ही ओ ए सी हो जाएगा, दिस विल बी द थर्ड वन, और एक ऐसे ही पूरा ट्राइंगल हो जाएगा ए बी सी, दिस विल बी द फोर्थ वन। समझ गए ना मैं किस किस की बात कर रहा हूँ। जब हम इनका सबका सम हाँ कर भैया। देंगे तो टोटल बन जाएगा। हाँ भैया। मैं बता देता हूँ सबको किस तरीके से, डायग्राम में देखना, ओबीसी का जब आप एरिया निकालोगे तो कितना आएगा, हाफ इंटू बेस कितना है हमारे पास 14 इंटू 4, क्योंकि बेस जो है हमारे पास बीसी है तो वो कितना है 14, और हाइट कितनी है उसकी ओडी, रेडियस ओडी 4, ठीक है। इसको सोल्व किया तो कितना आएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही जब आप इसका एरिया निकालोगे दूसरे वाले का ओ ए बी, इट विल बी इक्वल टू हाफ इंटू बेस, बेस कितना था उसका 8 प्लस एक्स, और हाइट कितनी है सबकी 4। तो जब आप इसको सोल्व करोगे इट विल बी, सोल्व करना इसको, तो सोल्व करने के बाद ये 16 प्लस के 2x बचेगा। जिन बच्चों को सोल्व करना नहीं आता आराम से कर लेना, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 8, ऐसे x/2 मल्टीप्लाई बाई 4 है ना, ये 4 आ जाएगा, ये 2 से 2 रिड्यूस जाएगा तो 4x प्लस के 2x बचेगा, अरे बाबा 4 प्लस के 2x बचेगा, 4 बचेगा ना, ये तो 4 इधर और इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए इधर, तो इस तरीके से बचे। भैया एक बारी समझ लेना वापस से। हाँ बोल, ये 4 कैसा है यहाँ पे? वही समझा रहा हूँ। देखो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो गया है ना, जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे सबसे पहले ऐसे कर लेना, हाफ इंटू 8 4 जा कितने हो जाएंगे हमारे पास, इसको ऐसे रख लेना 32, और ये इधर हो जाएगा हमारे पास 4x, ठीक है ना। तो हाफ को जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे इट विल बी समथिंग एज लाइक, इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लेना, और ये इसके साथ, तो 2 से 16 आ जाएगा इधर, और ये 2 2 जा 2x आएगा, तो इट विल बी 16 प्लस के 2x, इस तरीके से करना, ठीक है ना। फिर उसके बाद जब हम एरिया निकालेंगे, एरिया जो होगा हमारे पास ट्राइंगल ओएसी का, तो ये भी हमारे पास कितना होगा, हाफ इंटू 6 प्लस उसका बेस है, और हाइट उसकी भी 4 है, तो सेम इसी तरीके से इसको सोल्व कर लेंगे। हाफ बाद में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पहले इन दोनों को करना पड़ेगा भाई, तो ये आ जाएगा 12 प्लस के 2x, ठीक है, इसका एरिया आ जाएगा ये। तो सबके एरिया आ गए नहीं आ गए भाई, सब लोग बता दो एक बार मेरे को, यस और नो। हाँ भैया। अंकित समझ पा रहे हो इस चीज को, हाँ भैया। हाँ भैया। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है भाई यहाँ तक। इसी के बाद जब आप इसका पूरे का एबीसी का एरिया निकालोगे ना, जो ट्राइंगल एबीसी है हमारे पास उसके अंदर की तो पार्ट है ये सब, ये वाला ये वाला ये वाला, ये सब उसी के तो अंदर है, और तीनों को जोड़ने से पूरा ट्राइंगल बन जाता है, ये बात भी सच है, तो तीनों को प्लस कर देंगे तो एबीसी का एरिया आ जाएगा। तो एक आया था हमारे पास 28, दूसरा आया 16 प्लस के 2x, तीसरे वाला हमारे पास आया 12 प्लस के 2x। जब हमने इसको सोल्व करा तो 56 प्लस के 4x आया, 4 कॉमन ले लिया, अंदर कितना बचा 14 प्लस के x सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 14 प्लस के x। तो अब आपके पास जो हमने बोला था ना इसको आगे मत करना, ये बहुत खतरनाक हो जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर ए मान लेना यहाँ पे, और इसको इक्वेशन नंबर बी मान लेना, और यहाँ पे लिखना प्यारे प्यारे अक्षरों में कि भैया सोल्विंग इक्वेशन ए एंड बी। जब आप ए और बी इक्वेशन सोल्व करेंगे तो आपके पास जो कंडीशन आएगी वो आएगी 14 प्लस एक्स, और यहाँ पे 48x इज इक्वल टू 4 प्लस के 14 प्लस एक्स। इसका अंडर रूट हटाने का एक आसान तरीका मैं आपको बता दूं, दोनों तरफ हम क्या कर देंगे स्क्वायरिंग कर देंगे, और जब स्क्वायरिंग कर देंगे
दोनों तरफ, तो ये वाला स्क्वायर, ये अंडर रूट तो हट जाएगा, तो ये बच जाएगा हमारे पास 14 प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय 48x, और इधर बचेगा हमारे पास 4 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 16, और अंदर जो बचेगा 14 प्लस एक्स, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। तो इसको सोल्व कर लेना यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी मैं आपको बता दूं, पहले इसको हल्का सा 16, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा लेना, या इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर से पहले ही सोल्व कर लो। पता कैसे, इसको 2 बार लिख लो, सब मल्टीप्लाई में है ना, तो एक से इधर वाला ये रिड्यूस हो जाएगा, ये सबसे आसान तरीका हो जाएगा। ये वाला इससे क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो दूसरी तरफ हमारे पास जो बचा, ये बचा हमारे पास 48x इज इक्वल टू 16, तो ये इससे रिड्यूस हो जाएगा, 16 3 जा, तो इधर आ जाएगा हमारे पास 3x, और उधर से आ जाएगा इधर हमारे पास x इज इक्वल टू 4, तो 2x इज इक्वल टू भैया आपने 14 को 4 लिख दिया। अच्छा है 14 हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 7, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 7, और जब x की वैल्यू 7 आ गई तब तो ये तो क्या बचे, x की वैल्यू 7 आई तो AC कितना आया आप बता दोगे, 6 प्लस 7 13 बचा, और 8 प्लस 7 कितना आया हमारे पास 15 आया। तो इन दोनों की लेंथ भी हमने इजीली फाइंड आउट कर ली है। समझ में आ गया भाई सबको, यस और नो?